हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा 12th फिजिक्स में आज हम स्टडी करेंगे दो टॉपिक जो है पैकिंग फ्रैक्शन और न्यूक्लियर फोर्सेज। इससे पहले हमने मास डिफेक्ट पढ़ा था बेटा, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी कर्व और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, ये टॉपिक स्टडी किए थे, जिनसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कम है, यानी कि वो लाइटर या हैवी न्यूक्लियस होंगे और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन करते हैं, जो आपने 10th क्लासेस में भी पढ़ रखी है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी के लिए एक टर्म और है जो है पैकिंग फ्रैक्शन। इस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, यानी कि लोवेस्ट अगर वैल्यू है तो वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा, और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बेटा वो जो न्यूक्लियाई है वो लेस स्टेबल होगा, यानी कि अगर ज़्यादा वैल्यू है। तो पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी पैकिंग फ्रैक्शन से। इसको PF से डिनोट करते हैं। एन इंफॉर्मेटिव मेथड ऑफ displaying the mass difference and binding energy. Mass difference and binding energy of stable nuclei is to plot a graph of all पैकिंग फ्रैक्शन। मैथमेटिकली पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, या जिसे हम PF बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू GXA एंड -A डिवाइडेड बाई A। तो बेटा ये जो GXA हम लिख रहे हैं बेटा, ये है एक्चुअल वेट ऑफ न्यूक्लियाई इन AMU। ये जो वेट होगा वो AMU में होगा, ये है एक्चुअल वेट, और जो A है बेटा ये है मास नंबर। तो पैकिंग फ्रैक्शन एंड इंफॉर्मेटिव मेथड ऑफ displaying the mass difference and binding energy of stable nuclei is to plot a graph of all packing fractions। तो ये ग्राफ है बेटा जिसमें along y एक्सिस हम ले रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन, जो 1 × 10⁴ है, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, और इधर है मास नंबर। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक नंबर होगा बेटा। अब पैकिंग फ्रैक्शन का ये हमने फॉर्मूला पढ़ा कि पैकिंग फ्रैक्शन होता है एक्चुअल वेट ऑफ द न्यूक्लियाई इन AMU माइनस मास नंबर। तो अगर हम और उसको फिर मास नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन होगा बेटा। अब पैकिंग, इसमें इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं बेटा। पहला स्पेशल केस होगा कि इफ GXA यानी कि एक्चुअल वेट ऑफ द न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन A, अगर ये वैल्यू A से ज्यादा है देन पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। पैकिंग फ्रैक्शन होगा पॉजिटिव। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन में। जैसे मैं लिख रहा हूं 1H2 के लिए जो एक्चुअल जो वेट होता है, इसका एक्चुअल जो वेट है वो है 2.014 AMU, और इसी में आप यूरेनियम ले सकते हैं 92U235, जिसका जो मास है एक्चुअल जो वेट है वो है 238.051 U। AMU को U भी लिखते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इसमें हाइड्रोजन के केस में होगा 2.014 - 2 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यूरेनियम के केस में फाइंड आउट करेंगे बेटा, देन पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 238.051 - 235 डिवाइडेड बाई 235। आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव ही है। सेकंड केस, इफ
GXA यानी कि एक्चुअल वेट इज लेस देन मास नंबर, देन पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू नेगेटिव। उस केस में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव के केस में आप एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, इसमें आप आर्गन का एग्जांपल ले सकते हैं और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं बेटा आयरन का। तो आयरन का एग्जांपल लेके मैं करा रहा हूं, जैसे 26 Fe56, इसका जो वेट है, सॉरी एक्चुअल जो वेट है वो होगा 55.9349 U। अब अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन इस केस में निकालना चाहें, देन पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 55.9349 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 56। आप देख सकते हैं आंसर होगा नेगेटिव। ऐसे ही बेटा आप इसमें आर्गन के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्गन के केस में जो है वो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ बेटा। 18 आर्गन 40, जो मास है वो होगा 39.962 U। और इस केस में अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो आप देख सकते हैं बेटा कि 39.946 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40, पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव होगा। अब अगर बात कर ली जाए जीरो पैकिंग फ्रैक्शन की, जीरो कब होगा बेटा, जीरो के लिए हम थर्ड केस स्टडी करेंगे कि इफ GXA यानी कि एक्चुअल वेट इक्वल टू मास नंबर, इसमें एग्जांपल लेंगे 8 और 16 ऑक्सीजन में केस में, तो इसका जो मास होगा बेटा वो 16 ही होता है, 16.0 AN वेट जो है इसका। अब पैकिंग फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट किया जाए तो 16 माइनस 60 डिवाइड बाय 60, 0/60 आंसर होगा 0। तो आपने देखा कि पैकिंग फ्रैक्शन की तीन वैल्यूज हैं हमारे पास। पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास पॉजिटिव भी है, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव भी है और पैकिंग फ्रैक्शन 0 भी है। तो इसकी जो लोअर वैल्यू होगी पैकिंग फ्रैक्शन की वो बेटा स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेगी। जितनी कम वैल्यू होगी, तो आयरन के केस में नेगेटिव वैल्यू है, आर्गन के केस में नेगेटिव वैल्यू, तो ये न्यूक्लियर ज्यादा स्टेबल है, यानी कि लोएस्ट बी दी पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर बी दी स्टेबिलिटी। अब बेटा इस ग्राफ की और बात कर लेते हैं। ये ग्राफ हमने पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर लेके कैलकुलेट किया है। तो आप देख सकते हैं जो लाइटर न्यूक्लियर है उनके लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है। ये वैल्यू जैसे 0 है, 0 के ऊपर जो वैल्यू जाएगी बेटा वो होगी पॉजिटिव, और जो डाउन में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव। और जो न्यूक्लियर इंटरमीडिएट है उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, कम है, लोएस्ट है, तो ये न्यूक्लियर ज्यादा स्टेबल है। और जैसे जो हम हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियर भी कम स्टेबल है। तो ये था बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज न्यूक्लियर मास फॉर द न्यूक्लियाइड। तो बेटा मास डिफरेंस ही है एक तरह का ये। तो आपने पैकिंग फ्रैक्शन स्टडी किया, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, डायमेंशन लेस है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे कि आपने रदरफोर्ड मॉडल स्टडी किया है, जे थॉमसन मॉडल स्टडी किया है, बोहर एटॉमिक मॉडल स्टडी किया, तो इन सभी मॉडल में जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल था उसमें बताया गया था कि सेंटर में जो है वो प्रोटॉन होंगे और जो अराउंड उसके प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे डिफरेंट सेल्स में। ऐसा बोहर मॉडल ने भी आगे एक्सप्लेन किया। बट बेटा उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो प्रोटॉन जो है बहुत छोटी सी जगह में है, ठीक है, बहुत टीनी न्यूक्लियस है, वो काफी स्मॉल साइज का न्यूक्लियस है, उसका जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻14 मीटर का ऑर्डर है। और प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने स्टडी किया 12th में, तो प्रोटॉन पॉजिटिव और दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव और पॉजिटिव को रिपेल करेगा और उस बाउंड्री को वो ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा जो ग्रेविटेशन से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अब ऐसा होता नहीं है बेटा, ये आगे बोहर मॉडल में भी आगे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें पता लगा कि हाँ रियलिटी यही है कि जो प्रोटॉन है वो वही है, उसी जगह पर है। अब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे, यानी कि उन्हें उस जगह पर इकट्ठा रखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स या बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है। अब वो फोर्स कौन सा है जो उन न्यूक्लियंस को यानी कि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को एक साथ इकट्ठा रखता है उस छोटी सी जगह में। तो बेटा कंक्लूजन ये आया कि वो जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स होगा और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो प्रोटॉन को उस जगह पर इकट्ठा रख सकता है।
बट हमारे पास कोई न्यूक्लियर फोर्स के लिए या न्यूक्लियर फोर्स जो हम बात कर रहे हैं जिसकी, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर है बेटा, कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर है, कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे पास जिसके बेसिस पे हम न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही नोट करने का है बेटा कि उन टीनी न्यूक्लियस में उन न्यूक्लियंस को एक साथ होल्ड रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, एक साथ संजो कर रखने के लिए, एक साथ बांध कर रखने के लिए जो फोर्स हमें नीडेड है वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बारे में दूसरी बात ये पता लगी कि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, तभी तो ये होल्ड कर सकता है उन न्यूक्लियंस को। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये आर्टिकल जो कि पैकिंग फ्रैक्शन है समझ आ गया होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और मैंने एग्जांपल लेकर वैल्यू कैलकुलेट करके भी आपको बताया। तो बेटा ये ग्राफ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि किन न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस को। न्यूक्लियर फोर्सेस है क्या? Nuclear force are the responsible for keeping nucleons together. Nuclear forces are responsible for keeping nucleons together. ये न्यूक्लियंस क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया बाइंडिंग एनर्जी में कि जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन सभी को न्यूक्लियंस बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिस पर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट सेल्स में मूव करते हैं। यहाँ जो होंगे बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 1p1 से, यानी कि इसके पास चार्ज जो है वो 1 है, 1 यूनिट है और पॉजिटिव है और मास भी 1 यूनिट है। और न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0n1, ये न्यूट्रल होते हैं बेटा। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है बट इसका जो चार्ज है पॉजिटिव होता है। पॉजिट्रॉन के अलावा बेटा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन एक्सेट्रा। अब ये जो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्टेबल है, और ये जो पार्टिकल्स जिनकी हम बात करें ये अनस्टेबल है, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे कि मैंने बताया वो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियंस को होल्ड करने के लिए, ठीक है। The type of force which is required to hold the nucleus in a tiny nucleus known as nuclear forces. अब इस न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में क्या क्या जरूरी बातें हैं, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो हम जिनसे न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस इज ऑफ शॉर्ट रेंज। पहला पॉइंट ध्यान रखने का है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा था कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ा आपने। अब ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है बेटा। ये अप टू फ्यू फर्मी मीटर ही वैलिड होते हैं, यानी कि 1 फर्मी मीटर, 2 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर, इतने डिस्टेंस के लिए वैलिड है। अगर डिस्टेंस 10⁻14 मीटर के ऑर्डर में है तो ये जो फोर्स है ये काम नहीं करेंगे बेटा। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसलिए डेली लाइफ में रूटीन में ये फोर्स विजिबल नहीं होते, हमें अक्सर महसूस नहीं होते, क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए वैलिड है। मैंने दोबारा से मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा कि आपको ध्यान ये रखना है कि इनके लिए कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है फिलहाल न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट था न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्सेस, कम डिस्टेंस के लिए वैलिड है। सेकेंड है बेटा न्यूक्लियर forces appear to be independent on of electric charge.
आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं, वो चार्ज पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कूलम्ब्स फोर्स, दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया होगा आपने। वो फोर्स था बेटा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू हमने कांस्टेंट यूज किया था, इसे कूलम्ब्स ने एक्सप्लेन किया था। अब अनलाइक कूलम्ब्स फोर्स, ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पर भी लगता है जिस पर चार्ज है, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर भी लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी लगता है, और न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल। अगर ये चार्ज पर डिपेंड करता तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर नहीं लगना चाहिए था, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर नहीं लगना चाहिए था, बट ऐसा है। तो बेटा ये जो फोर्स है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। तो सेकंड पॉइंट ये था बेटा। अब थर्ड पॉइंट है कि न्यूक्लियर forces depends on the relative orientation of the spin of the interacting nucleus. This fact has been confirmed. Nuclear forces depend on relative orientation of the spin of interacting nucleus. स्पिन पर डिपेंड करता है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। This fact has been confirmed by nuclear energy level. आपने एनर्जी लेवल्स डायग्राम स्टडी किया होगा तो बेटा आपको ये पता होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन पर डिपेंड करता है। जो स्पिन होगी बेटा इंटरैक्टिंग न्यूक्लियस की, उस पर ये डिपेंड करेगा। दिस फैक्ट हैज बीन कंफर्म्ड बाय द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स हमने अभी स्टडी किए कि शॉर्ट रेंज फोर्स है, कम डिस्टेंस पर वैलिड है, यानी कि रेंज क्या है इसकी, अप टू फ्यू फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर ये इसका ऑर्डर है। चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज पार्टिकल पर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फोर्स लगता है। ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर लगता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स चार्ज डिपेंडेंट फोर्स। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इंटरैक्टिंग न्यूक्लियस। अब बेटा अगर हम बात करें इसके फोर्थ पॉइंट की, द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट कंप्लीटली सेंट्रल फोर्स। The nuclear force is not completely central force. It depends on the orientation of the spin relative to the line joining between the two nucleons. The nuclear forces is not completely central force. It depends on the orientation of the spin relative to the line joining the two nucleons. तो बेटा ये जो न्यूक्लियर फोर्स है हमारा, ये कंप्लीटली सेंट्रल फोर्स नहीं है। ये जो उनकी ओरिएंटेशन है उस पर जो लाइन ज्वाइन हम कराते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बेटा नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, फिफ्थ पॉइंट की, और वो है न्यूक्लियर फोर्स एट वेरी शॉर्ट रेंज। ये जो रेंज है ये शॉर्ट रेंज है, इससे भी कम अगर डिस्टेंस है, द न्यूक्लियर फोर्स एट वेरी शॉर्ट रेंज डिस्टेंस इज much smaller than the range becomes repulsive। ये हम डायग्रामेटिकली ग्राफ प्लॉट करके भी आपको बताया जाएगा कि अगर ये जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाता है तो ये फोर्स जो है ये रिपल्सिव हो जाएगा। ये फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्सिव हो जाएगा। तो इसको हम एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ
मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बेटा बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी यू आर पोटेंशियल एनर्जी और ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इस तरफ हम ले रहे हैं बेटा डिस्टेंस आर जो है फर्मी मीटर में। 1 2 3 4 1 2 फर्मी मीटर, 3 फर्मी मीटर, 4 फर्मी मीटर, और यहाँ जो वैल्यू है ये है 20 और ये जो वैल्यू है 20, ये 40 माइनस में आ जाएगी बेटा वैल्यू, ये 0 है। तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो जो पैकिंग फ्रैक्शन जो ये जो डिस्टेंस होगा अगर बहुत कम है तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। अप टू 1 फर्मी मीटर से कम है तो हमारा जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए। अब प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ बेटा सेम यही, ये वैल्यू है 20 में नेगेटिव, 40 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, वही आर है डिस्टेंस है और ये फर्मी मीटर में है, और ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, लोअर एनर्जी बोल सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अलोंग वाई एक्सिस हम एनर्जी ले रहे हैं। तो ये है प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए।